सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया वो है हम। कि मुझे खून देखकर चक्कर आता है, दूसरों का खून देख, जो है खुलकर बोलिए, आदत डालिए। आप जितना मेंटली स्ट्रांग होंगे, फिजिकली आप ऑब्वियसली उतने स्ट्रांग होंगे। या कोई बात नहीं कर रहा है तो यार कितनी घमंडी है। नमस्कार, देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, एक नारी सब पे भारी। महिला हमेशा मल्टीटास्किंग होती है, वो घर भी संभालती है और बाहर भी काम करती है। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मिस तेजल इनका। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने यहाँ बुलाया और अच्छी तारीफ कर लेती हैं आप। मैं आपकी तारीफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बता दूं दर्शकों कि तेजल मैम एक पोएट भी है, एक थिएटर आर्टिस्ट भी है, एक आरजे भी है। आरजे तेजा के नाम से इन्हें जाना जाता है और एक इंटीरियर डिजाइनर भी है। तो आपकी तारीफ तो बनती है मैम। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। तो मैम स्टार्ट करते हैं आपके बचपन की कहानी से। मुझे बताइए आपका बचपन किस टाइप का था? आप शरारती थी या फिर साइलेंट गर्ल थी? थैंक यू ऐश्वर्या। एक तो मुझे ये बचपन की बातें बड़ी पसंद आती हैं जी। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो ऑब्वियसली जब आप जॉइंट फैमिली में होते हैं तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स जो हैं वो आपको करने ही होते हैं जी। तो उस वजह से बहुत साइलेंट थी और समझता था कि शरारत कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी है, घर वालों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, तो वो हमने बड़ी की है। अब इतने सारे, हम 18 भाई बहन एक ही घर में रहते थे। अरे बाप रे। तो यू कैन इमेजिन कि कितना हैपनिंग चाइल्डहुड रहा है। एंड मैं अभी भी वो बचपन अपना मिस करती हूँ। जी, आपकी बचपन की कहानी तो अभी हमने सुन ली, लेकिन आपकी स्टडी किस क्षेत्र में हुई है? मैं कोरबा छत्तीसगढ़ में रही हूँ। पापा का जॉब वहाँ CSEB में था, तो बचपन सारा वहीं गया, वहीं पढ़ाई लिखाई जो भी हुई। इवन कॉलेज भी मेरा जो इनिशियल टाइम पे था वो वहीं था। तो सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया वो है हम। ओके, तो आपकी कॉलेज की स्टडीज़ किस इसमें हुई थी? मैंने देखिए पहले तो ना PMT का भूत सवार था। तो पापा कहते थे कि भैया बनेगी तो डॉक्टर बनेगी। तो मैंने वो PMT के लिए 1 ईयर का ड्रॉप वगैरह लिया। वो ड्रॉप लेने के दौरान ये हुआ कि जो अपनी क्लास की लड़कियां आगे जाते हुए दिख रही हैं तो वो इनसिक्योरिटीज़ कि यार ये तो मुझसे आगे निकल गई, मेरा 1 साल वेस्ट हो रहा है। तो बड़ा रोध होके मम्मी को बोला कि नहीं, मुझे प्राइवेट एग्जाम्स देने हैं, मैं कुछ तो करूँगी। तो मैंने BA का फॉर्म भर दिया और वो प्रैक्टिकल्स वगैरह हो चुके थे कॉलेज के, तो इसलिए BSc का नहीं भर पाई और मैंने फिर BA कर लिया। ठीक है, अब वो BA भी किया और फिर यहाँ पे मुझे फिजियोथेरेपी में मेरा एडमिशन मिल गया था मुझे। पर मेरे साथ एक दिक्कत थी कि मुझे खून देखकर चक्कर आता है, दूसरों का खून देख के। तो डॉक्टर बनना तो पॉसिबल ही नहीं था। बहुत कुछ ट्राई किया हमने, वो नहीं हो पाया। फिर पापा कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हमें वहाँ से नागपुर शिफ्ट होना पड़ा। तो फिर जब यहाँ आए तो फिर यहाँ पर कुछ था नहीं करने को, तो मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग में एडमिशन लिया। और फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग की। एंड जब मैं पढ़ रही थी उसी दौरान, मतलब मैं 2nd ईयर में पढ़ रही थी और मैं 1st ईयर के बच्चों को पढ़ा रही थी। वाह। तो मेरा जॉब जो है वो वहीं से शुरू हुआ। जब मैं 3rd ईयर में गई तो मैं 1st ईयर और 2nd ईयर दोनों को पढ़ाती थी और साथ में 3rd ईयर पढ़ रही थी। फिर ये हुआ कि वहीं से मुझे साइट्स मिलना शुरू हुआ, फिर वो करने लगे। तो ऐसे करते 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 ग्रो होते चले गए। फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग के टाइम पे जब मैं पढ़ाती थी तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आपके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, तो व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर आरजेइंग और समथिंग। और वहाँ पे फिर एंकरिंग करना शुरू हो गया। मतलब कोई भी इवेंट रहा तो हाँ तेजल अच्छे से बात कर लेती है तो इसको खड़ा कर दो। और बचपन से अपन थे भी स्टेज लवर, तो डांस करना, गाने गाना, थिएटर करना, सारी चीज़ें जो भी स्टेज को बिलोंग करती थी वो सारी चीज़ें मुझे आज भी बहुत पसंद है। तो वो करते 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 फिर हम एंकर बन गए। फिर एंकर बनने के बाद किसी ने रास्ता दिखाया कि यार आरजेइंग ट्राई कर लो, तो हम आरजेइंग करने लग गए। फिर आरजेइंग करते करते पता चला कि यार अपन अच्छा लिख भी लेते हैं, तो हम कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, हम पोएट भी हैं, ये हमें बाद में पता चला। ऑल्दो छत्तीसगढ़ में न्यूज़पेपर्स में वगैरह मेरी पोइट्रीज आती थी, लेख आते थे, पर नागपुर आके मुझे वो एक्सपोजर नहीं मिला। एक तो वो लैंग्वेज का भी बैरियर था, हिंदी से एकदम मराठी में, और वो भी टिपिकल मराठी, तो वो थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई मुझे। फिर बाद में धीरे 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 यूज्ड टू हो गए। मैं आपको पूछने ही वाली थी, जिसका जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया है कि इंटीरियर डिज़ाइनर से लेकर आरजे तक का सफ़र कैसा था। लेकिन जब आप आरजे बनी,
आपकी जब जर्नी शुरू हुई थी जस्ट उसकी, तो उसका कुछ किस्सा आपको याद आ रहा होगा? क्योंकि वो अलग टाइप का होता है ना, थोड़ा सा बहुत अलग होता है। मुझे ना मेरे दोस्त चिढ़ाते हैं कि ये जहाँ पढ़ने जाती है वहाँ से पूरे पैसे वसूल करके आती है। यानी जब मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग पढ़ रही थी तो बाद में मैंने उनसे ही पेमेंट लिया पढ़ाने का, तो मेरी फीस वहाँ पे कंपनसेट हो गई। वैसे ही मैंने आर्ट पिकल ज्वाइन किया था, जो रेडियो एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे रेडियो की पढ़ाई होती है। जब मैं वहाँ पढ़ रही थी तो मैंने जो फीस दी वो आरजे बन के मैंने वसूल की, और फिर बाद में मैंने आरजे वो उस इंस्टीट्यूट में भी बच्चों को पढ़ाया, आरजेइंग के लिए भी मैंने बच्चों को पढ़ाया। तो ऐसा था। आपका सवाल मैं भूल गई, आपने क्या पूछा था? बातों बातों में मैंने ये पूछा था कि आपकी जब आरजे की जर्नी स्टार्ट हुई थी तो वो कैसी थी? हाँ, तो ये किस्सा कुछ ऐसा है कि मैंने आपको बताया मराठी से मुझे थोड़ी दिक्कत थी, अब नहीं है। और मुझे जो रेडियो स्टेशन मिला वो सांगली का मिला। तो मराठवाड़ा का सांगली, जहाँ पे मराठी इतनी अच्छी बोली जाती है, वहाँ पे एक हिंदी बोलने वाली शो कर रही थी ओ वुमनिया। तो मैंने सोचा कि जो कॉलर्स आते हैं उनको ही मैंने बोला कि आप मेरी मराठी सुधारिए। ये मेरा तरीका था। तो उस तरीके से लोग मेरी गलतियाँ ढूंढने के लिए मुझे बहुत सारे फ़ोन करते थे कि आप आज ये गलत बोली, आपने यहाँ पे ये मिस्टेक की, यहाँ पे हे नहीं है असाइला हो। तो ऐसे फिर मुझे कॉल्स आने शुरू हुए, लोगों से वैसे कनेक्शन बनने शुरू हुए, खुद में भी इम्प्रूवमेंट आया फिर मराठी के मामले में। फिर आप ये सब बैलेंस कैसे करती है? क्योंकि हम देखते हैं कि महिलाओं का जीवन, घर का भी संभालो, बाहर का भी संभालो, जैसे मैंने पहले ही बोला, और आप इतने मल्टीटास्क कर रही है, तो आप ये सब बैलेंस कैसे कर लेती है? मुझे हमेशा लगता है इस मामले में, मेरा ये मानना है, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें आपको करना पसंद है, वो बैलेंस करने में आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। और मेरे साथ प्लस पॉइंट ये रहा है कि मुझे किचन बहुत पसंद है, मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, और मुझे बाकी सारी चीज़ें भी बहुत पसंद है। तो ऑब्वियसली मैं सारी पसंदीदा चीज़ें करती हूँ, तो बैलेंस मेरे लिए ईजी हो जाता है। पर एट द सेम टाइम हमें ये मानना ज़रूरी है कि फूड अगर घर की औरत बनाती है तो उसमें प्यार है, उसमें मिठास है, और उसमें वो सारे न्यूट्रिशन हैं। ये हमारा सर्वे भी कहता है कि अगर घर की महिलाएं खाना बनाती हैं तो हमारी इच्छा होती है, जो हमारी भावनाएं होती हैं, वो अच्छी भावनाएं उसमें जाती हैं। बराबर। और वो खाना जब घर के लोग खाते हैं तो वो स्वस्थ होते हैं। और वही जब आप, ऐसा नहीं है हम एम्प्लॉयमेंट देना ही चाहिए जहाँ पे वुमेन ज़्यादा बिजी हैं, तो पर जब जब आपको वक्त है, मैं ज़रूर ये रिकमेंड करूँगी कि कुकिंग इज़ एन आर्ट एंड यू शुड एक्सप्लोर दिस। सही बात है। लेकिन मैंने आपके बारे में एक बात सुनी थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई और मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी उसके बारे में जानने के लिए। वो ये थी कि आपने वुमेंस के मेंटल हेल्थ पे कुछ स्टडी की है। तो मुझे ये जानना है कि आपने वो स्टडी में क्या क्या पाया है अभी तक के। ओके, तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि मैं एक जॉइंट फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो बचपन से क्या होता है, आप अपनी मम्मी को ऑब्जर्व करते हो कि मम्मी क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, क्यों चिड़चिड़ कर रही हैं, क्यों गुस्सा करती हैं। तो आप जब छोटे होते हो, हर लड़की या लड़के के साथ ये सिचुएशन है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसे पता होता है कि घर में क्या चल रहा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मम्मी की गलतियाँ दिखती हैं, क्योंकि पापा तो बाहर से आ रहे हैं, पापा थक कर आ रहे हैं, पर मम्मी जो दिन भर काम कर रही हैं, वो हमारा सोसाइटी का बिल्टअप ही वैसे है कि हम थोड़ा सा इग्नोर मोड ऑन कर लेते हैं कि यार क्या मम्मी पापा आए बराबर आप शुरू हो जाते हो, ये है वो है। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम निगलेक्ट करते चले जाते हैं। तो जैसे मैंने मेरी माँ को देखा, मौसी, चाची लोग, जितनी घर की लेडीज़ थी, उनमें मैंने वो हार्मोनल इम्बैलेंस देखा, ग्रेजुअली उनका डिटेरियोरेशन देखा, और फिर टाइम के साथ उनकी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती चली गई। मतलब थायराइड इज़ जेनेटिक इन आवर हाउस, और वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होता है। तो स्ट्रेस हमेशा इकोनॉमिकल नहीं होता, स्ट्रेस कई बार हमारे ट्रॉमास भी होते हैं जो हम बहुत सालों से अपने अंदर रख के आते हैं। तो मुझे पढ़ने का शौक़ है, मैं इधर उधर कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ, बहुत सारे ग्रुप से एसोसिएटेड हूँ, तो उनसे जब भी बातचीत होती है, आई बिलीव इन ह्यूमन कनेक्शंस। जैसे अगर मैं आपसे मिली हूँ, आई रियली वांटेड टू नो अबाउट यू, व्हाट यू डू, व्हाट यू लाइक, हाउ यू फील, हाउ यू डू योर थिंग्स। तो उससे कई बार हमें जवाब मिलते हैं। तो मुझे जब ऐसे बहुत सारी वुमनियाओं से मैंने बात की, तो मैंने जाना कि everyone is facing the same problem, anxiety, डिप्रेशन और ट्रॉमास।
कहीं मैंने ये भी पढ़ा कि हमें जो दर्द होते हैं, हमारी बॉडी में जो दर्द है, आयुर्वेद कहता है कि आपका हर ट्रॉमा आपके किसी ना किसी दर्द को डिनोट करता है। मतलब अगर आपने कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा आपके साथ रहा है, उसकी वजह से ही आपको अभी जो जितने मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो उसकी वजह से होते हैं। जैसे अगर आपको बोलने नहीं दिया गया है, आपकी आवाज़ दबाई गई है, आपको मौके कम मिले हैं, तो उन औरतों को थायराइड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है। जिन औरतों ने फील किया है कि उन्हें आधार नहीं है, उन्हें सपोर्ट नहीं है, घर में उन्हें कोई समझता नहीं है, उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनको आप देखेंगे स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम बहुत है, क्योंकि स्पॉन्डिलाइसिस इज़ डायरेक्टली जहाँ पे हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही थी। फिर हाल फिलहाल में सुसाइड्स जो इतनी बढ़ती जा रही हैं कॉरपोरेट सेक्टर्स में। वुमेंस के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हम हर सिचुएशन से बाहर निकलना कैसे है ये हमें कुदरत ने बनाकर ही भेजा है, सीखा हुआ है हमने सब ने, और हम सब उस पर चलते हैं। बट कई बार हम मेंटल हेल्थ को बहुत इग्नोर करते हैं। जहाँ हम ब्यूटी को लेके बहुत कॉन्शियस हैं जी, हम अपने डाइट को लेके, घर वालों की डाइट, घर वालों की हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, वहाँ हम खुद को साइड बाय करते चले जा रहे हैं। और ये चीज़ ना पैटर्न बन रही है, एंड दिस पैटर्न इज समवेयर हार्मिंग अस। तो मुझे ऐसा लगता है इस पे काम करना चाहिए। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। तो अभी आपने किसी महिलाओं से आपने मिली होंगी या फिर उनकी काउंसलिंग की होंगी, तो आपको उसमें क्या दिखा? अभी हमने कनेक्शंस के नाम से 2 एक्सपेरिमेंट किए, एक HPCL में, दूसरा हमारा हुआ रेलवेज़ के साथ। तो जहाँ पे 300 औरतें थीं। उसके बाद घर के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी। लाइक वन ऑफ माय कज़न्स, वो हमेशा मुझे कॉल करती है, उसको कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो मैं उसे उस टाइम पे सिचुएशनल जो हमें एक लगता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए अभी सही है, तो मैं उसे वैसा आंसर दे दिया करती थी। फिर मैंने थोड़ा स्टडी किया तो मुझे समझा कि हम ये पैटर्न बना रहे हैं। हम अभी का सोल्यूशन ढूंढते हैं, जस्ट नाउ, अभी के लिए ये ऐसा कर लेते हैं तो ये सिचुएशन से हम बाहर आ जाएंगे। पर लॉन्ग टर्म के लिए ये ट्रॉमा या ये बातें जो आप अभी नहीं बोल पाए वो दबते चला गया, उसके ऊपर लेयरिंग होती चली गई, आपको बाद में और तकलीफ होने लग गई। तो फिर हमें लगा कि नहीं, जो है खुलकर बोलिए, आदत डालिए, अपने लिए बोलना सीखिए, करना सीखिए, यू नो, पैम्पर योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। और जब आप खुद को प्यार करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आप सबको प्यार कर रही हैं। आप अपने साथ अच्छे से हैं तो आप सबके साथ अच्छे से हैं, आप खुश हैं तो घर का माहौल खुश है। तो इसीलिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है जी। जैसे कि स्त्रियों को ऐसे देखा जाता है, एक तरह से ऐसे देखा जाता है कि वो देवी है, लेकिन एक तरीके से ऐसा भी है कि स्त्रियों का जीवन दूसरों के लिए समर्पित होता है। और अगर वो किसी कारण से, यदि वो बीमार है या फिर कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, अगर वो नहीं कर पा रही है कुछ, तो वो गिल्ट से मर जाती है। राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारे समाज में आज हो रही है, लेकिन जितनी फिज़िकल हेल्थ ज़रूरी है उतनी मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। तो आपने आज तक तो बहुत सारी महिलाओं का काउंसलिंग किया होगा, आपको ऐसा कोई किस्सा याद आ रहा है जो आप आज तक भूल नहीं पाई है या फिर आपको सोचने पे मजबूर किया होगा उसने? ऐसा एक किस्सा मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। एक्चुअली मैं उन लेडी का नाम नहीं ले सकती यहाँ पे जी। शी इज़ बिजनेस टाइकून हम कह सकते हैं। शी इज़ वर्किंग इन अ वेरी बिग लेवल, बहुत अच्छी लेडी है, काफ़ी इंस्पायरिंग है। बट मैंने उन्हें 2 किस्से पूछे थे कि उन्होंने मुझे पूछा कि आप इस पे काम क्यों करती हो, तो मतलब आपने मुझे याद दिला दी गिल्ट फैक्टर की, जो मेरे भी इसका एक पार्ट है। हम सोचिए कितनी अजीब चीज़ है कि वो लेडी घर के सारे काम करके ऑफिस जाती हैं, ऑफिस से घर आती हैं और घर आके फिर से घर के काम करती हैं, ठीक है। वीकेंड्स में हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था पर वो वहाँ नहीं आ पाई। और वो उनका ही प्लान था कि हम ऐसे करेंगे, ये करना है, वो करना है। शी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट प्रोग्राम एंड शी कुड नॉट मेक इट। तो आई फेल्ट सो बैड अबाउट हर एंड आई जस्ट कॉल्ड हर एंड आई आस्क्ड क्या हुआ। तो वो इतना बड़े लेवल का प्रोग्राम था एंड शी वॉज द होस्ट एंड एवरीथिंग, और वो सिर्फ इसलिए नहीं आई क्योंकि उनकी ननंद उनके घर पे आई हुई थी। तो मैं समझ नहीं पाई कि इट्स ओके, वो आई थी पर आप उन्हें थोड़ा एंटरटेन करके थोड़ा लेट आ जाते। तो शी सेड नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर उनके आने के बाद जो मुझे अरेंजमेंट्स करनी है वो मेरे इन लॉज ने की होती तो फिर उसका जो प्रेशर क्रिएट होता वो हफ्ते भर मुझे झेलना पड़ता है एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। और अगर
ये होता कि मैं निकल आती और वो फिर आती तो भी मुझे वापस जाना ही पड़ता. देन आई फेल्ट कि ये समथिंग वेरी बिग. सोचिए कि अगर आपके घर में कोई एक इम्पॉर्टेंट कुछ भी है, फेस्टिवल है, कोई भी एक एंगेजमेंट है, हम घर के मेल से कभी नहीं बोलते हैं कि आप रुकिए और आप ये अटेंड कर लीजिए. उनके पास एक्सक्यूज़ है, वो जा सकते हैं जी. उनका काम इम्पॉर्टेंट है. तो हमारा क्यों नहीं है? फिर हमने ऐसे बहुत सारे किस्से हुए, ये रोज़मर्रा के किस्से थे जो मैंने बहुत लोगों से सुने. एंड देन वी स्टार्टेड कि नहीं, अब हमें कनेक्शंस करना ज़रूरी है, हमें मेंटल हेल्थ पे काम करना बहुत ज़रूरी है. मतलब आपने जैसा कहा कि फिज़िकल हेल्थ के बराबर ही मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, पर मैं कहूँगी कि उससे ज़्यादा मेंटल हेल्थ ज़रूरी है. आप जितना मेंटली स्ट्रांग होंगे, फिजिकली आप ऑब्वियसली उतने स्ट्रांग होंगे. सही बात है. तो आपने आपकी तरफ से इसके लिए जब ये काम शुरू किया तो वो कैसे किया और आपको किस किस मतलब किन लोगों ने आपको साथ दिया इसमें, और आपकी कितनी बड़ी टीम है या फिर आप अकेले ये कर रही है? हमने एक्चुअली 3 लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था और हमने स्टार्ट किया. जो मेरी पार्टनर है देवोश्री, शी इज़ वर्किंग इन एन NGO, तो वो बहुत अच्छा काम कर रही है वहाँ NGO में. और मैंने जब उनसे ये शेयर किया तो शी सडनली सेड कि हाँ हम ये करते हैं. तो हमने इनिशियली फ्री में करना शुरू किया अवेयरनेस के लिए. देन वी फाउंड कि हमें अब आदत लग गई है फ्री की कोई चीज़ अच्छी नहीं होती, ये सोचने की. तो हमें कोई सीरियसली ले ही नहीं पा रहा था. फिर हमने चार्ज करना शुरू किया. हमने पूरी एक्टिविटी डिज़ाइन की, और नॉट ओनली सिर्फ वुमेन की मेंटल हेल्थ पे नहीं, हम कॉरपोरेट सेक्टर में जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ भी ये एक्टिविटीज़ खेलने लगे. ओके. यू नो, कनेक्शंस वाले, जिससे टीम बिल्टअप अच्छा हुआ. कई जगहों से हमें बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए कि उनके बीच में जो ग्रजेस थे वो खेल खेल में निकल गए. बहुत कुछ भड़ास जो थी वो निकल गई. तो उसके बाद ये चीज़ें हमारे लिए आसान होती चली गई. हमें फीडबैक्स के थ्रू और फिर माउथ पब्लिसिटी के थ्रू काम मिलते चले गए. एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर डूइंग दिस. सही में ये बहुत अच्छा काम है, और आपका ये थॉट आना ही एक मतलब बहुत ही इम्प्रेसिव बात है. लेकिन अभी जैसे वुमेंस का हम बात कर रहे हैं, तो सेम सिचुएशन अभी बच्चों की भी हो गई है. राइट. क्योंकि कंपटीशन इतना हाई हो गया है, हर माँ बाप का यही कहना होता है कि आप आगे ही रहना चाहिए, हमारा बच्चा आगे ही दिखना चाहिए. राइट. तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगी? हमारा ना पेरेंटिंग बहुत कंफ्यूजिंग है. मतलब अब हम लोग जो हैं वो फोमो वाले वर्ल्ड में जीते हैं ना, ये हम ना करें तो हमसे छूट जाएगा. तो पेरेंट्स आर इन द सेम सिचुएशन. उनको बच्चों से ज़्यादा चाहिए. ठीक है, वो चाहते हैं कि हम प्रेशर ना दें, पर ऑटोमेटिकली सोशल प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से हमें प्रेशर देना पड़ रहा है. कंपटीशन इतना बढ़ रहा है. इस पर सदगुरु जी की एक बात है, मतलब आई डोंट फॉलो एनी स्पिरिचुअल गुरु, बट उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे बहुत पसंद आई. उनका ये कहना था, उन्होंने एक सवाल पूछा, लाइक आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? तो अक्सर लोगों का जवाब होता है बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, मेरी फैमिली, मेरा कोई फ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा कोई लवर, मेरा पति, कोई भी. पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो आप खुद हैं. क्योंकि अगर आप नहीं हैं तो किसी रिश्ते का कोई मायने ही नहीं है. बराबर. कोई मायने नहीं है. आप हैं इसलिए सारे रिश्ते हैं. आप हैं इसलिए आपके मम्मी पापा हैं. आप हैं इसलिए आपके बच्चे हैं. आप हैं इसलिए आपका पति है, या इसलिए आपका लवर है, जो भी है, जिस भी रिलेशनशिप में आप खुद को देख रहे हैं. तो अगर हमारी ज़िंदगी अभी रुक जाए, अभी हमारी धड़कन बंद हो जाए, तो यू आर जस्ट इन बॉडी, जस्ट अ बॉडी, और नथिंग डैम थिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, और किसी के लिए आप नहीं हो. बराबर. तो जो है ज़िंदगी है, बच्चों के लिए भी, माँ बाप के लिए भी. हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी. एक्सपेक्टेशंस कम करने होंगे, और खुद से प्यार जो है, खुद की पैम्परिंग, थोड़ा सा सेल्फिशनेस जो है वो खुद के लिए हमें लाना होगा. जी. ये पेरेंट्स को भी करना होगा, ये और पेरेंट्स करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली करेंगे. और इसी तरीके से हम खुद को एक हेल्दी लिविंग पैटर्न में ला सकते हैं. समाज को थोड़ा सा बदलाव जो चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव ट्रैक में आने की ज़रूरत है. अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सब कुछ नेगेटिव है. हर जगह सिर्फ नेगेटिविटी है. नो ट्रस्ट, नथिंग इज देयर. मतलब हम दो लोग अगर आपस में बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ से जाने के बाद हम सोचें कि यार इतने अच्छे से क्यों बात कर रही थी. जी.
ये होता है, होता है। ये बहुत ज्यादा अच्छे से बात नहीं कर रही थी, इतना भी तो कुछ जरूरी डाउटी नहीं था। सिचुएशंस ज्यादा, मतलब डाउट्स ज्यादा आजकल ये या होने कोई लगे। बात नहीं कर रहा है तो यार कितनी घमंडी है, बात भी नहीं करती है, कितना घमंडी है, किस चीज़ का इसको यू नो प्राउड है कि यार बात ही नहीं किया। तो हम लोग बहुत डायलेमा में, बहुत फोमो, बहुत कंफ्यूजिंग स्ट्रेट में हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें माइंड क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट वी वांट, हाउ वी वांट एंड व्हाट शुड आई डू, ये 3 चीज़ें अगर क्लियर हैं तो पाथ अपने आप क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत सही बात कही आपने। लेकिन अभी आपके आगे के प्लान्स क्या है इन सब को लेकर, इन सारी बातों को लेकर? देखिए अभी हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि हम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ जाके बच्चों से बात करें, बच्चों का काउंसलिंग करें। सेम टाइम पे हम अलग अलग एसोसिएशन के साथ टीम अप हो रहे हैं ताकि हम वुमेंस की हेल्थ पे बात कर सकें। हम कॉरपोरेट सेक्टर्स तक पहुंच रहे हैं ताकि हम कॉरपोरेट्स में ये काम कर सकें। तो छोटे छोटे ग्रुप्स में जाके हम ये काम कर रहे हैं ताकि एक बड़े लेवल पे हम चेंज ला सकें। जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही है अभी भी और आगे भी करेंगी, ये हमें विश्वास है, ज़रूर विश्वास है। और देशोन्नति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप ये काम आगे ऐसे ही शुरू रखें, ये हमारी इच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमारी तरफ से आपको, क्योंकि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रही और हमें इतनी अच्छी जानकारी आज हमें दी, हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच देशोन्नति का, आपका, क्योंकि लोग हर जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं, पर उस अच्छे काम को यहाँ लेकर आना, लोगों तक पहुँचाना भी एक अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार।